17 साल की एक लड़की का रेप और मर्डर हो जाता है। मर्डर भी ऐसा नॉर्मल नहीं, बहुत बेरहमी से उस लड़की को मारकर सड़क के पास एक हाईवे पर फेंक दिया जाता है। अब क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करती है उस समय पे, लेकिन जो कातिल होता है बहुत शातिर होता है, बहुत ज़्यादा शातिर, और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उस समय बच जाता है। लेकिन इस केस को 45 साल बाद अब जाकर पुलिस ने सॉल्व किया है और बताया है कि इसका असली आरोपी कौन है। ये आरोपी इतना शातिर था उस समय, क्या इसने ऐसा किया कि ये पुलिस की पकड़ से बच गया, और इस मर्डर मिस्ट्री को इतने साल क्यों लग गए सॉल्व होने को। परिवार अब जाकर खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के मन में ये भी है कि 45 साल लग गए उन्हें पता लगाने में कि कातिल कौन था, पुलिस को भी। तो ये कहानी एक मर्डर और एक रेप मर्डर मिस्ट्री की है, और इस वीडियो में हम उसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये साल था 1979 और 9 फरवरी की तारीख थी। लॉस एंजलिस शहर यूएस का। वहाँ एक 17 साल की लड़की ईस्टर गोंजाले नाम था उसका। ईस्टर जो है वो अपने बहन के घर, जो कि उससे 10-15 किलोमीटर दूर था, वहाँ वो जाने वाली थी क्योंकि उनके घर में कुछ फैमिली फंक्शन थे। तो जब ठंड का समय चल रहा था, विंटर्स थी उस टाइम पे, फरवरी में वहाँ भी अच्छा विंटर्स होता है, तो विंटर अच्छा स्नोफॉल था उस समय। तो रात को थोड़ा से शाम जल्दी आ जाती है, जैसे 5-6 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो 7:30 बजे ही वो रास्ता सुनसान हो गया था। उसे टोटल जो किलोमीटर ट्रैवल करना था वो 130 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया था वो ट्रैवल करना था, क्योंकि वो अपने घर से फिर बहन के घर जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले वो थोड़ी सी दूर थी लॉस एंजलिस में। तो वो निकलती है और वो प्राइवेट एक पहले बस लेती है। बस से वो 150 किलोमीटर ट्रैवल करती है, फिर एक टैक्सी लेती है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है। फिर जो लास्ट के 3 किलोमीटर होते हैं वो बाय वॉक बोलती है कि मैं वॉक से कवर कर लूँगी अपनी बहन तक का घर। उस बीच उसे एक शख्स मिलता है। वो शख्स कौन है अभी किसी को नहीं पता, लड़की को भी नहीं पता। लड़की से बात करता है और लड़की उससे बात करती है, तब तक वो लड़की के साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। लड़की जिसका विरोध करती, चिल्लाती है, लेकिन सुनसान रोड है, सुनने वाला कोई नहीं। लड़की ज़ोर ज़ोर का चिल्लाती है, और उस समय बर्फ़ स्नोफॉल हो रहा था तो सब अपने घर में थे, आवाज़ भी किसी को नहीं जाती। ठंड के टाइम में लोग अपने यूएस वगैरह में अपने घर में आराम से बैठे रहते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। आस पड़ोस के दूर में एक घर था, वहाँ थोड़ी सी आवाज़ गई, लेकिन तभी तक उन्हें समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो वो जो शख्स था उसने लड़की के सर पे 2-3 वार किए और लड़की के साथ ज़बरदस्ती की लड़की का रेप कर दिया। और रेप करने के बाद उसे लगा कि कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा अगर ये लड़की बच के चलेगी, तो लड़की को जान से मार डाला। अब मारने के बाद उसकी बॉडी को उसने क्या किया, बर्फ़ में वहीं पास में दफना दिया। और उसे लगा कि अब मैं तो पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये पूरा सुनसान इलाका है और ये रोड ही पूरी सुनसान है, यहाँ कम लोग आते जाते हैं, तो किसको पता नहीं चलेगा। और आप देखिए ना, 1979 की बात है, उस टाइम समय CCTV ये सब, मतलब टेक्नोलॉजी उतनी स्पीड नहीं थी जिस तरह अभी टेक्नोलॉजी है। तुरंत GPS, मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग, तुरंत पता चल जाता है आरोपी का लोकेशन, वो उस समय कहाँ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ना उस लड़की के पास मोबाइल फ़ोन ना कुछ भी था। अब उसके घर वाले उसे ढूंढना शुरू करते हैं। घर वाले मिसिंग रिपोर्ट निकालते हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन कई दिनों तक चलती है, मतलब समझ लीजिए 1 महीने के आसपास इन्वेस्टिगेशन चलती है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी भी पुलिस को नहीं मिली है। जो कैलिफोर्निया पुलिस है वो पूरी तरह एक्टिव हो जाती है और हर तरह उसके एक पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं कि ये लड़की लापता है, इसके बारे में कोई पता हो तो हमें बताइए। फिर एक आदमी की उस पर नज़र जाती है, वो कहता है कि मैंने इस लड़की को देखा था बस से, जब ये कंडक्टर, जो बस कंडक्टर था, कहते हैं कि इसने बस लिया था और बस लेकर ये हमारे मतलब मैंने इन्हें जो एक लोकेशन थी वहाँ मैंने ड्रॉप किया था कैलिफोर्निया में ही, और उस लोकेशन से ये वहाँ से बाद में पैदल गई। तो वहाँ भी आस पड़ोस में फिर थोड़ा बहुत लोगों को बताया गया, ढूंढा गया। फिर बीच में एक बार क्या हुआ, जो स्नो वाला एरिया था उसको क्लियर किया जा रहा था, क्योंकि गार्डन एरिया था। जब वो गार्डन एरिया का जो आइस था, बर्फ़ था, उसे जब क्लियर किया जा रहा था, तब ऐसा होता है कि जब वो मशीन से बर्फ़ हटाई जाती है तो उसमें एक डेड बॉडी मिलती है। पूरी तरह से लोग शॉक हो जाते हैं कि डेड बॉडी किसकी है। तुरंत पुलिस पहुंच जाती है वहाँ, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। तो बॉडी ज़्यादा डिकम्पोज नहीं हुई होती क्योंकि वो बर्फ़ में होती है, तो बॉडी का कंडीशन थोड़ा ठीक था।
फिर पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है और फिर मैच करती तो पता चलता है जो कुछ दिन पहले एक लड़की लापता हुई थी ईस्टर गोंजाले, उसी की ये डेड बॉडी है। अब पुलिस को शक हो जाता है कि ये तो कहीं ना कहीं मर्डर का केस है, क्योंकि इस तरह से बॉडी को दफनाया गया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो अगले दिन पता चलता है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है और बहुत ही दरिंदगी से इसका मर्डर हुआ है। तो इसके बाद पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर जाती है। पुलिस घर वालों से पूछती है आपकी क्या किसी से दुश्मनी थी, आपका किसी से लेना देना था। घर वालों का एक आस पड़ोस के लोगों से दुश्मनी भी थी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी, तो कंप्लेंट करती। उसका कॉलेज में एक फ्रेंड के साथ भी उसकी लड़ाई थी, उसका नाम भी बताती, लेकिन सबसे इन्वेस्टिगेट करती तो पता चलता है उन किसी से भी लेना देना नहीं था। तो आखिरकार जो ईस्टर है उसका रेप किया किसने और उसका मर्डर किया किसने। आस पड़ोस के लोगों से पूछते तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ एक आदमी लकड़ी काट रहा था कुछ दिन पहले और वो उस एरिया में देखा गया था और वहाँ वो उससे थोड़े दूर उसका घर है। तो पुलिस उस आदमी तक पहुँचती है और मतलब आप समझ जाइए करीबन इस पूरे चीज़ों को जो मतलब पूरा जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो करने में आराम से 2 महीना चला गया। अब 2 महीने के पास उस आदमी के पास पुलिस कैसे तो पहुँचती है। अब जो ये आदमी है वो निकलता है यूएस मरीन का सैनिक अधिकारी, मतलब खुद एक सैनिक अधिकारी है और उसका नाम था लुइस विलियम्स। तो लुइस विलियम्स को पुलिस पकड़ती है, लुइस विलियम्स के ऊपर शक भी आता है और फिर पता चलता है उसके ऊपर जो बॉडी मार्क्स हैं कहीं ना कहीं वो लुइस से मैच कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे डीएनए सैंपलिंग इतनी अत्याधुनिक नहीं थी जिस तरह से अभी होती है। जेनेटिक जीनोलॉजी जो डाटाबेस होता है उसमें तुरंत पता चल जाता है, एकदम माइन्यूट सा भी अगर किसी के बॉडी पे किसी का निशान, कोई धून के धब्बे कुछ भी होगा तो बहुत ईजिली पता चलता है। लेकिन उस टाइम पर उतना था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसा था कि मैच हो रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा मतलब 30-20% का मैचिंग दिखा था। तो पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया। मरीन कॉर्प्स अपने मेंटली इतना स्ट्रांग था, क्योंकि देखिए सेना में यूएस की सेना में भर्ती उस टाइम पे ऐसी नहीं होती थी, वो दौर ही अलग था। उस टाइम पे वॉर वगैरह बहुत चल रहा था। तो ये जो वेल ट्रेंड सैनिक था इसे पता था अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, चीज़ें कैसे अगर मैनिपुलेट कैसे करनी है, पुलिस को अपने बातों में कैसे फंसाना है। तो वो इन सब चीज़ों का यूज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन में गया है। पुलिस ने इसको अच्छे से 3rd डिग्री दिया। अब इसने पूछताछ में कुछ नहीं बताया, चलो ठीक है। अब इसका बोला गया, इसके वकील ने दलील रखी कि हम सब टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की गई पुलिस की तरफ से, कोर्ट ने उसे मंजूर कर दिया और पॉलीग्राफी टेस्ट का इसने विरोध नहीं किया। किसने? ये जो यूएस मरीन का जो कमांडो है लुइस विलियम्स, वो एक समझिए कमांडो जैसा अधिकारी, इतने लेवल का अधिकारी ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व नाम आया तो कहीं ना कहीं छवि ख़राब हो गई। तो वो रेडी हो गया पॉलीग्राफी टेस्ट देने के लिए। पॉलीग्राफी टेस्ट जब लिया जाता है तो वो सब चीज़ें ऐसी बताता है कि जैसे वो इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है और पुलिस उसे क्लीन चिट देती है। उससे सब सवाल किया जाता है और बिना झिझके वो सब चीज़ों का आंसर देता है। अब पुलिस को ये विश्वास हो जाता है कि ये तो भाई ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है और उसे छोड़ देते। लेकिन उस समय क्योंकि जो ये सैम्पलिंग है यूएस में बड़े अच्छा तरीका है, वो सैम्पलिंग हर चीज़ केसेस का बहुत सालों साल प्रिजर्व रखते हैं जो केस सॉल्व नहीं होती। तो अब ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कौन है। जिस पे शक था वो शक के घेरे से बाहर हो गया, ये सैनिक अधिकारी। तो इस सैंपल्स को ये जो है ये प्रिजर्व करके रख देते हैं। अब क्या होता है कि अब हाल में 2023 में जो पुराने केसेस थे उनको खोलना शुरू कर दिया जाता है, मतलब पूरे 43 ईयर्स बाद तो पुराने केसेस को खोलना शुरू कर दिया जाता है। तो यूएस पुलिस एक केस की इन्वेस्टिगेशन करती है जिसके मतलब पोस्टमार्टम के टाइम पे लिए गए एविडेंस अभी भी प्रिजर्व हैं। तो उसमें ही आता है जो एस्टर गोंजेल है उसका केस। अब क्या होता है, एस्टर जो लड़की है उसका केस अब वापस से उसके परिवार को तो न्याय की उम्मीद थी, लेकिन परिवार को पता ही नहीं चला कातिल कौन है, किसने मर्डर किया, किसने रेप किया, और अब तक इतने साल बीत गए कुछ पता नहीं चला। तो पुलिस उस केस को रीओपन करती है और वापस से उन सब डीएनए सैंपलिंग्स को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाती है और उन सब को वापस डाटाबेस में डालती है जिसको बोला जाता है जेनेटिक जीनोलॉजिक डाटाबेस। इसमें डीएनए की ये मतलब आप समझो डीएनए सैंपलिंग की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जहां पता चल जाएगा थोड़ी भी डीएनए में। तो लड़की का उस टाइम पे सीमेन जो वीरिया था वो सैंपलिंग में रख लिया गया था और जो आरोप मतलब जिस पे आरोप लग रहा था यूएस मरीन का क्रॉप्स,
उसका भी डीएनए सैंपलिंग, इस केस में 10 लोगों से पूछताछ हुई थी, उन सबका डीएनए सैंपलिंग, ब्लड सैंपल वगैरह रख लिया गया था। अब होता क्या है, थोड़े दिन बाद जब इन सब का सैम्पलिंग की चेक होती है तो पता चलता है उस सैम्पलिंग से प्रॉपर मैच करता है वही यूएस मरीन का कॉप्स जिसको इन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया था, जिन्होंने कहा कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पता चलता है कातिल तो यही था। पूरे सैम्पलिंग्स मैच हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, घर वालों को भी बता दिया जाता है, पुलिस बता देती है कि यार ये कातिल तो यही था। अब सवाल था कातिल है कहाँ? तो कातिल 2014 में ही कातिल की मौत हो जाती है, और मौत के बाद उसका जब पोस्टमार्टम होता है तो उसका ब्लड है वो सैंपल प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। उसी सैंपल से वापस रिकन्फर्म किया जाता है तो पूरा वापस डाटाबेस 100% मैच आता है, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि जो कातिल था वो विलियम्स ही था। विलियम सैन्य अधिकारी था तो मेंटली इतना प्रिपेयर था कि उसने पॉलीग्राफी टेस्ट इजीली पास कर लिया, क्योंकि सैन्य अधिकारी को ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है। और उस टाइम पे पुलिस को भी ये समझने में बड़ी गलती हो गई कि पॉलीग्राफी टेस्ट तो इसके लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ है, ये तो इजीली पास कर देगा। ऐसा ही कुछ हुआ। अब परिवार को 45 साल बाद जाके न्याय मिला है, लेकिन परिवार का एक ही कहना है, काश ये न्याय हमें पहले मिल जाता तो हम देख सकते थे उस आरोपी को भी, वो भी जेल की सलाखों के पीछे होता और उसको उसका भुगतान करना पड़ता एक मर्डर का। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, हमें ये भी अच्छा लगा कि हाँ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इतने सालों बाद हमारे जो बेटी के आरोपी है उसका नाम बताया, और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन केस है जो पुराने फाइल्स ओपन कर रही है पुलिस और डीएनए सैंपलिंग के ज़रिए पता लगा रही है। देखिए आज के मॉडर्न युग में आरोपियों की अगर थोड़ा भी एविडेंस है तो आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाना बड़ी इजी है, लेकिन आप जब जाते हो 1990s के दशक में और 1979 के दौर में तो वहाँ बहुत ही मुश्किल था। सीसीटीवी फुटेज हर जगह नहीं होते थे, सैम्पलिंग ठीक से नहीं होती थी, फॉरेंसिक साइंस उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थी जिस तरह से अभी फॉरेंसिक टीम काम करती है। देखिए भारत में अभी भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बड़ा वीकर सेक्शंस है। हम पुलिस अधिकारी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं बहुत सारे केसेस में फॉरेंसिक टीम को इन्वॉल्व नहीं करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई भी क्राइम हो उसमें फॉरेंसिक्स टीम का तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है एविडेंस कलेक्शन में, क्योंकि वही केस को स्ट्रांग बनाता है, वही केस को हल्का बनाता है। उस टाइम पे पुलिस के पास एविडेंस नहीं था, इस कारण से ये जो मरीन क्रॉप्स है विलियम्स वो छूट गया था। अगर उस टाइम पे अच्छे एविडेंस होते तो शायद उसका छूटना मुश्किल होता था और वो जब तक जीवित था तब तक ही वो जेल की सलाखों के पीछे होता और सज़ा काटता। वैसे तो अब उसकी मौत हो गई है। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में आपके पढ़ते रहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किया था, उनमें से कुछ जो लोग थे वो लिख रहे थे कि भैया अच्छा करते हो आप, बहुत अच्छी ऐसी स्टोरीज़ लाया करिए। मैं कल से आपकी जो लिस्ट है कमेंट्स है वो मैं आपको बताऊँगा पढ़ के। तब तक आज के लिए धन्यवाद। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे हम नए किस्से के साथ। नमस्कार।